ऐप आपका स्वागत करता है। हम आशा हेलो गाइस, एडुटैप आपका स्वागत करता है। हम आशा करते हैं कि आपकी सीटीईटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आज का जो हमारा लेसन है उसमें हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो आप इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर हम पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करें तो पेपर वन में इस टॉपिक में से दो बार क्वेश्चन आ चुका है। एक बार जुलाई 2013 में और उसके बाद फेब 2014 में। पेपर टू में भी इस टॉपिक से दो बार क्वेश्चन आ चुका है, एक जुलाई 2013 में और फेब 2014 में। तो आप देखिए कि पेपर वन और पेपर टू दोनों ही पेपर्स में इसमें दो दो क्वेश्चन आए हैं और दोनों ही जो 2013 और फेब 2014 में आए हैं। तो ये बेसिकली कैटेगरी है जिसमें हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग को बांटते हैं। हम इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच ऑफ लर्निंग में क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कॉग्निटिव अप्रोच में पियाजेस और वाइगोत्स्की की थ्योरी तो हमने यूनिट वन में ही पढ़ ली थी। कॉलर्स और टोलमैन की जो थ्योरी है वो हमने कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग में पढ़ चुके हैं। ब्रूनर की थ्योरी हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी, जो कि एक कॉग्निटिव अप्रोच टू लर्निंग है, मतलब कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म और सोशल लर्निंग के अंडर जो भी थ्योरीज हैं हम उनको आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में सिर्फ हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी के बारे में ही पढ़ेंगे। ये है बेंजामिन ब्लूम, जिन्होंने कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का आविष्कार किया था, या हम कह सकते हैं कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बेंजामिन ब्लूम ने बनाई थी। बेंजामिन ब्लूम का ये मानना था कि बच्चों को रोट लर्निंग नहीं करवानी चाहिए, मतलब रट्टा मारकर लर्निंग नहीं करवानी चाहिए। उनका मानना था कि बच्चों को चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि एनालाइज करने से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है और हमारा कंसेप्ट भी स्ट्रांग होता है। ऐसे ही बच्चों को चीज़ों को इवेल्युएट करना चाहिए, उनको हर चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में सोचना चाहिए, उन चीज़ों को डेली लाइफ में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। तो समराइज करने के लिए इतना ही काफ़ी होगा कि बेंजामिन ब्लूम ने बेसिकली बच्चों को एनालाइज और इवेल्युएट करके चीज़ों को सिखाने पे इंपॉर्टेंस दी है, ना कि रोट लर्निंग पर। बेंजामिन ब्लूम ने इसीलिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बनाया। उस स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के मुताबिक बच्चों को पढ़ाने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका अपनाया जाना चाहिए, जो तरीका बेंजामिन ब्लूम ने उस फ्रेमवर्क में प्रेजेंट किया है। इसी फ्रेमवर्क को हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कहते हैं। मतलब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हमें एक फ्रेमवर्क देती है जिससे हम बच्चों को एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ा सकते हैं, ताकि उनको कंसेप्ट समझ आ जाए और वो चीज़ों को समझने लगें। ब्लूम्स टेक्सानॉमी का यूज बेसिकली कोर्सेज को डिजाइन या फिर स्कूल्स में करिकुलम बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लूम्स टेक्सानॉमी में हम एक फ्रेमवर्क देते हैं जिसको यूज करके स्ट्रक्चर्ड टीचिंग की जा सकती है। इसीलिए ब्लूम्स टेक्सानॉमी का यूज कोर्सेज को या फिर करिकुलम्स को डिजाइन करने के लिए किया जाता है, ताकि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को यूज करके उन कोर्सेज और करिकुलम में एक स्ट्रक्चर्ड टीचिंग करवाई जा सके, जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो और जिससे बच्चों के कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ब्लूम्स ने जो टेक्सोनॉमी दी थी बेसिकली वो तीन डोमेन्स में दी थी, अफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोमोटर। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन के लिए पढ़ेंगे। अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ना ही इन दोनों डोमेन्स के लिए एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को लर्निंग की कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड पढ़ेंगे। ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन को बेसिकली 6 कैटेगरीज में बांटा है: रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। उनके मुताबिक पिरामिड के लोअर पोर्शन में जो टास्क है वो सबसे इजी है, और जो अपर पोर्शन में टॉप पे जो टास्क है वो सबसे डिफिकल्ट है। मतलब इन चीजों में कॉम्प्लेक्सिटी नीचे से ऊपर तक बढ़ती है। मतलब रिमेंबरिंग जो टास्क है, मतलब किसी चीज को याद करना सबसे आसान है, अंडरस्टैंड करना उससे थोड़ा मुश्किल है,
फिर उस नॉलेज को अप्लाई करना थोड़ा और मुश्किल है, किसी चीज को एनालाइज करना थोड़ा और मुश्किल है, इवेल्युएट करना थोड़ा और मुश्किल है, और क्रिएट करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ब्लूम के मुताबिक कॉग्निटिव डोमेन को हम ये 6 करेक्टरिस्टिक्स में बांटते हैं या 6 कैटेगरीज में बांटते हैं, और इन कैटेगरीज की कॉम्प्लेक्सिटी नीचे से ऊपर तक बढ़ती जाती है। फिर ब्लूम ने हर कैटेगरी के लिए कुछ कीवर्ड्स भी दिए हैं ताकि इन कीवर्ड से हम पहचान सकें कि कौन सी स्टेटमेंट या फिर कौन सा एक्शन किस कैटेगरी में आता है। जैसे कि रिमेंबरिंग के लिए कीवर्ड है स्टेट, नेम, लिस्ट, डिस्क्राइब, लेबल, रिलेट, फाइंड। अब आपको कोई बोलता है कि लिस्ट ऑल द डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया, तो ये स्टेटमेंट किस कैटेगरी में आएंगी आप इस कीवर्ड से पता लगा सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में कीवर्ड यूज हो रहा है लिस्ट। स्टेटमेंट है लिस्ट ऑल द स्टेट्स इन इंडिया, तो लिस्ट कीवर्ड आप देख सकते हैं कि रिमेंबरिंग से रिलेटेड है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हमें बच्चे को ये सिखाना है कि लिस्ट ऑल द स्टेट्स इन इंडिया, के बच्चा सारी स्टेट्स को लिस्ट कर दे, वो बेसिकली एक टास्क है जो कि रिमेंबरिंग कैटेगरी में आता है। इसी तरह डिफरेंट कैटेगरीज के भी डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। हम वीडियो के आने वाले पार्ट में इन डिफरेंट कैटेगरीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे और उनके कीवर्ड्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हम इन कैटेगरीज को समझाने के लिए क्रिकेट का एक एग्जांपल लेंगे, क्योंकि क्रिकेट इंडिया में बहुत फेमस है और ऑलमोस्ट सब लोग क्रिकेट से जुड़ते हैं, इसको समझते हैं। तो हम क्रिकेट का एक एग्जांपल लेके इन डिफरेंट कैटेगरीज को समझाएंगे ताकि आप इनको अच्छे से समझ सकें। सबसे पहली जो कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे वो है रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग बेसिकली उस चीज से रिलेटेड है कि जब हम बच्चे को कुछ याद करने के लिए कहते हैं या उसकी याददाश्त पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि अगर आप बच्चे के साथ कोई क्रिकेट मैच देखते हैं और उसके बाद उस बच्चे को पूछते हैं कि हाउ मेनी रन्स सचिन स्कोर्ड इन द मैच, ये एग्जांपल होगा एक रिमेंबरिंग टास्क का, क्योंकि इसमें आप बच्चे की एक तरह से मेमोरी चेक कर रहे हैं कि क्या बच्चा ये रिमेंबर कर पा रहा है कि सचिन ने कितने रन्स स्कोर किए। रिमेंबरिंग टास्क से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो है स्टेट, नेम, लिस्ट, डिस्क्राइब, लेबल, रिलेट, फाइंड। इन कीवर्ड्स को याद करना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ समझना जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में शायद आपको कोई स्टेटमेंट दे दी जाए और पूछा जाए कि ये स्टेटमेंट कौन सी कैटेगरी के अंडर आती है, वहां पे इन कीवर्ड्स को अगर आप याद रखेंगे तो शायद आपको कुछ हेल्प मिल जाए। लेकिन कीवर्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी क्या दर्शाती है, मतलब इस कैटेगरी में किस टाइप के टास्क आते हैं। जैसे कि रिमेंबरिंग में वो टास्क आते हैं जिनमें हमारी यादाश्त या हमारी मेमोरी चेक होती है। दूसरी जो कैटेगरी है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंडर वो है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग आप मतलब वर्ड से ही समझ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समझना। मतलब अगर आप बच्चे को कोई टास्क देते हैं जिसे आप ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या बच्चा चीजों को समझ पा रहा है या नहीं, तो वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कैटेगरी के अंडर आएगा। जैसे कि मैच देखने के बाद आपने अगर बच्चे को पूछा कि डिस्क्राइब द सिचुएशन व्हेन थर्ड अंपायर कम्स इनटू पिक्चर इन द मैच, कि वो सिचुएशन बताइए जहां पे थर्ड अंपायर मैच में योगदान देता है, तो बेसिकली आप बच्चे की अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं कि क्या वो थर्ड अंपायर के कंसेप्ट को समझ पाया है। या फिर जैसे आप बच्चे को अगर कहते हैं कि कंपेयर वनडे विद टेस्ट क्रिकेट, के वनडे और टेस्ट क्रिकेट में क्या फर्क है, यहां पे भी बेसिकली आप चेक कर रहे हैं कि क्या बच्चा ये अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि वनडे क्या होता है, टेस्ट मैच क्या होता है। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस जहां पे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाए वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कैटेगरी के अंडर आते हैं। कुछ कीवर्ड्स जो अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड हैं वो है एक्सप्लेन, इंटरप्रेट, कंपेयर, डिस्कस, प्रिडिक्ट, डिस्क्राइब, गिव एन एग्जांपल ऑफ समथिंग, ये सब चीजें अंडरस्टैंडिंग के अंडर आती हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंडर वो है अप्लाइंग। अप्लाइंग वर्ड से ही पता लगता है, बेसिकली आप चेक करते हैं कि क्या बच्चे ने जो सीखा है वो उस चीज को अप्लाई कर भी पा रहा है या नहीं। मतलब आप बच्चे की एप्लीकेशन कैपेबिलिटीज को चेक करते हैं। अब आप सपोज कीजिए कि आपने बच्चे को क्लास में एवरेजेस का कंसेप्ट पढ़ाया है और मैच देखने के बाद आप बच्चे को ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चा ये बताए कि सचिन ने पिछले 3 मैचेस में जो रन स्कोर किए हैं उसकी क्या एवरेज है। तो बेसिकली यहां पे टीचर ये चेक करना चाहती है कि क्या बच्चा एवरेज के कंसेप्ट को
क्रिकेट मैच के जो सचिन के स्कोर हैं उन पे अप्लाई कर भी पा रहा है या नहीं। तो बेसिकली ये एक एप्लीकेशन टेस्ट हो गया कि बच्चा अपनी नॉलेज को अप्लाई कर भी पा रहा है या नहीं। ऐसे ही अगर आप बच्चे को बोलती हैं कि वो क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट बताए जिसका कि प्लेइंग स्टाइल बिल्कुल सचिन की तरह है, जैसे कि वो सचिन की तरह ही स्टांस लेता है, सचिन की तरह ही बाउंड्रीज मारता है, सचिन की तरह ही भागता है, तो यहाँ पे भी टीचर बेसिकली ये चेक करना चाहती है कि क्या बच्चा अपनी नॉलेज को, कि जो नॉलेज उसने क्रिकेट मैच देखकर गेन की है, कि क्या उसको वो अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर भी पा रहा है या नहीं। अप्लाइंग के लिए जो कीवर्ड्स हैं वो हैं सॉल्व, शो, यूज, इलस्ट्रेट, कंप्लीट, क्लासिफाई, कंपेयर, डिजाइन। तो ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंडर वो है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब बेसिकली ये है कि आप बच्चे की एनालिसिस की कैपेबिलिटी को टेस्ट करते हैं। मतलब आप बच्चे को ऐसे टास्क देते हैं जिससे उसकी एनालाइजिंग कैपेबिलिटी बढ़े। अब सपोज कीजिए क्रिकेट मैच देखने के बाद आप बच्चे को ये कहते हैं कि वो सचिन के रिकॉर्ड को मुंबई और पर्थ में कंपेयर करे और उससे वो क्या इन्फर करता है ये बताए। तो बच्चा जब सचिन के रिकॉर्ड को मुंबई और पर्थ में कंपेयर करेगा तो शायद वो इन्फ्रेंस ये निकाले कि सचिन मुंबई में ज्यादा अच्छा खेलते हैं पर्थ से, जिसका मतलब ये हो सकता है कि सचिन इंडियन पिचेस पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। या फिर बच्चे का एनालिसिस ये हो सकता है कि सचिन मुंबई में बड़े मैचों में अच्छा नहीं खेलते हैं लेकिन पर्थ में वो बड़े मैचों में अच्छा खेलते हैं। तो मतलब कि सचिन इंडिया में जब बड़े मैचों में होते हैं तो वो बहुत प्रेशर ले लेते हैं, लेकिन जब वो इंडिया से बाहर जाते हैं यानी कि पर्थ में जाते हैं तो शायद बड़े मैचों में वो प्रेशर नहीं लेते हैं और अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछकर आप बच्चे की एनालिसिस की कैपेबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं कि बच्चा किस तरह का एनालिसिस कर पा रहा है। ऐसे ही अगर आप बच्चे से एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि वो सचिन और धोनी के बैटिंग स्टाइल को डिफरेंशिएट करे, तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चे की एनालाइजिंग की कैपेबिलिटी को चेक करेगा। जैसे कि बच्चा एनालिसिस करके ये बता सकता है कि सचिन पहले 20 बॉलों में स्लो खेलते हैं जबकि धोनी पहले 20 बॉल्स में तेज खेलते हैं। या फिर बच्चा ये एनालिसिस कर सकता है कि सचिन ऑफ साइड और लेग साइड दोनों में अच्छे हैं जबकि धोनी अपने रन ज्यादा लेग साइड पे बनाते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट एनालिसिस बच्चा कर सकता है क्योंकि उसको इस एनालिसिस के लिए बहुत सारा डेटा मिलेगा और उस डेटा को समझना, कैटेगराइज करना, उस पे इन्फ्रेंस निकालना एनालिसिस का पार्ट है। एनालिसिस में जो कीवर्ड्स यूज होते हैं वो है एनालाइज, एक्सप्लेन, इन्वेस्टिगेट, डिस्टिंग्विश, कंपेयर, सेपरेट। अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि आपने कभी भी सिर्फ कीवर्ड पर नहीं जाना है कि ये कीवर्ड है तो मतलब ये एनालिसिस का पार्ट है। क्योंकि आप देखिए जैसे कि कंपेयर कीवर्ड है, कंपेयर कीवर्ड आपका एनालिसिस में भी आता है, कंपेयर कीवर्ड आपका अप्लाइंग में भी आता है। तो अगर आपको स्टेटमेंट दे दी जाए कंपेयर सचिन रिकॉर्ड इन मुंबई एंड पर्थ एंड व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दैट, तो अगर आप बोलेंगे जी कंपेयर वर्ड तो अप्लाइंग में है तो ये अप्लाइंग में आएगा, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि कंपेयर तो एनालिसिस में भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको ये बार बार समझा रहा हूं कि हाँ, इन कीवर्ड्स को याद रखना है, एग्जाम में यूजफुल हो सकते हैं, पर हमेशा आपने सिर्फ कीवर्ड के बेस पे ये डिसाइड नहीं करना है कि ये स्टेटमेंट कौन सी कैटेगरी में जा रही है। इसके लिए आपको उस कैटेगरी के कंसेप्ट को भी समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है इवेल्युएटिंग। इवेल्युएटिंग और एनालिसिस में बहुत थोड़ा डिफरेंस है। आपको याद रखना है कि देयर इज वेरी क्लोज डिफरेंस बिटवीन एनालाइज एंड इवेल्युएट। दोनों सेम ही तरह की कैटेगरीज हैं। डिफरेंस ये है कि एनालिसिस में आप डेटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उससे इन्फ्रेंस निकालते हैं। इवेल्युएटिंग में भी आपको चीजों को एनालाइज तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ इवेल्युएटिंग में बेसिकली आप दो चीजों को इवेल्युएट करते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है। आप ये डिसाइड करते हैं कि इनमें से ये ज्यादा अच्छी है या इस चीज का रैंक ऊपर है। इस चीज को बेसिकली हम इवेल्युएशन कहते हैं। लेकिन इवेल्युएशन में एनालिसिस एक सब पार्ट है। इवेल्युएट करने के लिए आपको एनालिसिस हमेशा करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको ये स्टेटमेंट दी जाती है कि विच इज द बेस्ट प्लेयर इन इंडियन टीम टू प्ले एट नंबर 6 इन फॉरेन कंडीशंस, कि फॉरेन कंडीशंस में इंडियन टीम में नंबर 6 पे खेलने के लिए कौन सा प्लेयर सबसे अच्छा है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इवेल्युएटिंग कैटेगरी में आएगा।
अब आप सोच रहे होंगे क्यों। देखिए, सबसे पहले तो ये ढूंढने के लिए कि कौन सा प्लेयर फॉरेन कंडीशंस में नंबर 6 पे सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है, आपको बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको जो जो प्लेयर्स नंबर 6 पे खेले हैं, जिन जिन कंट्रीज में खेले हैं, वो सारा डेटा लाना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उस पे बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस करने पड़ेंगे, और कहीं जाकर फिर आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा प्लेयर अच्छा है। लेकिन जो ये पार्ट है कि कौन सा प्लेयर सबसे अच्छा है, यहाँ पे बेसिकली आप इवेल्युएट कर रहे हैं कि कौन सा प्लेयर दूसरों से ज्यादा अच्छा है। तो पहले आपने एनालिसिस किया, डेटा को कलेक्ट किया, उस डेटा को एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, और एंड में जाके आपने ये इवेल्युएट किया कि इनमें से कौन सा प्लेयर सबसे अच्छा है। तो इवेल्युएशन में हमेशा एनालिसिस तो रहेगा ही रहेगा, साथ में एक तरह से कुछ रैंकिंग या फिर कुछ कंपैरिजन भी रहेगा इन सेट ऑफ थिंग्स। वो थिंग्स इस केस में जैसे प्लेयर्स हैं, बाकी केसेस में कुछ और भी हो सकता है। लास्ट कैटेगरी जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंडर आती है वो है क्रिएटिंग। देखिए, क्रिएटिंग एक नाम से ही पता लगता है, क्रिएटिंग में बेसिकली हम बच्चे को कुछ ऐसा सिखाते हैं कि वो कुछ इनोवेशन करे, कुछ इनोवेटिव नई चीज बनाए, अपने दिमाग को यूज करके कुछ ऐसा बनाए जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, अगर आप बच्चे को कहते हैं क्रिएट अ टीम ऑफ बेस्ट 11 प्लेयर्स टू प्ले इन फॉरेन कंडीशंस among ऑल द प्लेयर्स हु हैव प्लेड टिल नाउ, यहाँ पे नन नहीं, यहाँ पे नाउ आएगा। तो बेसिकली आप बच्चे को क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आज तक जितने भी प्लेयर भारत से बाहर जाके क्रिकेट खेले हैं इंडिया के, उनमें से बेस्ट 11 प्लेयर्स चुनिए और उन प्लेयर्स की एक टीम बनाइए। बेसिकली आपको एक टीम बनानी है उन 11 प्लेयर्स की जिन्होंने की फॉरेन कंडीशन में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पे बेसिकली आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, राइट, आप एक टीम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें भी आपको पहले बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ेगा, बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करके इंटरप्रेट करना पड़ेगा, फिर आप उस डेटा को उठाकर कुछ इवेलुएट करेंगे कि कौन से ऐसे 11 प्लेयर्स हैं जो सबसे अच्छे हैं। ठीक है, फिर आप उनकी एक टीम क्रिएट करेंगे। अब टीम क्रिएट करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी कि कौन विकेट कीपर होगा, कौन ओपनिंग बैट्समैन होगा, कौन मेरे बॉलर्स होंगे। तो बेसिकली क्रिएटिंग में आपको इवैल्यूएशन के साथ साथ और भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि और सारे कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं जो आपको सोचने पड़ेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ 11 बेस्ट बैट्समैन या बॉलर्स नहीं चुनने, आपको एक टीम बनानी है। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि कितने बॉलर्स रखूंगा, 4 बॉलर्स रखूंगा या 5 रखूंगा, कितने बैट्समैन रखूंगा, ओपनिंग बैट्समैन कितने होंगे, 2 तो चाहिए ही चाहिए, पर अगर कोई इंजर्ड हो जाए क्या मुझे तीसरा चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही एक टीम को बनाने के लिए आपको एक नई चीज क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको अपनी इनोवेशन दिखानी पड़ेगी, आपको अपनी इमेजिनेशन दिखानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें इस क्रिएटिंग एक्टिविटी में काउंट करेंगी। क्रिएटिंग से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो है क्रिएट, इन्वेंट, कंपोज, प्रिडिक्ट, प्लान, इमेजिन, कंस्ट्रक्ट और डिजाइन। इनको आप कोशिश करिए कि याद रख सकें, लेकिन याद नहीं भी रख सकेंगे तो बेसिकली इस कंसेप्ट को याद रखिएगा कि क्रिएटिंग मींस कि आप कुछ इमेजिन करके, कुछ इनोवेटिव करके एक नई चीज बना रहे हैं। चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे ये पता लगाते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट या किस टाइप की स्टेटमेंट इन कैटेगरीज के अंडर आएंगी। इसमें हम बेसिकली एक एप्पल का केस डिस्कस कर रहे हैं, मतलब हम सारे एग्जांपल्स कुछ एप्पल्स को लेके ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहली कैटेगरी है रिमेम्बरिंग। अगर हम बच्चे को यह पूछते हैं कि इन विच स्टेट्स एप्पल्स आर प्रोड्यूस्ड, कि कौन सी स्टेट में एप्पल्स पाए जाते हैं, तो बेसिकली इससे हम बच्चे की याददाश्त या चीजों को याद करने की शक्ति को जांच रहे हैं। तो बेसिकली ये एक रिमेम्बरिंग टास्क होगा। दूसरा कैटेगरी है अंडरस्टैंडिंग। अगर हम बच्चे को ये पूछते हैं कि एप्पल्स खाने के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं और क्यों हैं, तो ये बेसिकली बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को चेक करेगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग कैटेगरी के अंडर आएगी। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इस चीज को तो वो एप्लीकेशन के अंदर आएगी। जैसे कि अगर हम बच्चे को पूछते हैं कि व्हाट काइंड्स ऑफ एप्पल्स आर बेस्ट फॉर बेकिंग पाई एंड व्हाई, कि कौन से एप्पल्स पाई बनाने के लिए सबसे ज्यादा अच्छे हैं और क्यों। यहाँ पे बेसिकली बच्चे की एक नॉलेज को अप्लाई करने की क्षमता का पता चलेगा कि बच्चा एप्पल्स के बारे में क्या समझता है और उसको पाए बनाने से कैसे रिलेट कर पाता है। नेक्स्ट है एनालिसिस।
एनालिसिस के अंदर ये क्वेश्चन आएगा कि कंपेयर नॉर्मल एप्पल एंड गोल्डन एप्पल एंड फाइंड द रीजंस फॉर डिफरेंस इन द टेस्ट। कि आप एक नॉर्मल एप्पल को और एक गोल्डन एप्पल को आपस में कंपेयर कीजिए और ये पता लगाइए कि दोनों के टेस्ट में क्यों डिफरेंस है। तो यहाँ पे बेसिकली बच्चे को नॉर्मल एप्पल और गोल्डन एप्पल के बारे में बहुत कुछ एनालाइज करना पड़ेगा कि इन दोनों के अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या क्या विटामिन होते हैं और क्यों दोनों का टेस्ट अलग है। इस चीज को बेसिकली हम कहेंगे कि ये एक एनालिसिस टास्क है, क्योंकि इसमें बच्चे को बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आती है इवेल्युएशन की बारी। अब जैसे कि अगर कोई स्टेटमेंट है कि कंपेयर नॉर्मल एप्पल एंड गोल्डन एप्पल एंड फाइंड विच वन इज बेटर फॉर क्योरिंग कैंसर। कि नॉर्मल एप्पल और गोल्डन एप्पल को कंपेयर कीजिए और बताइए कि कैंसर को क्योर करने के लिए कौन सा अच्छा है। तो यहाँ पे भी हम नॉर्मल एप्पल और गोल्डन एप्पल के बारे में डेटा को इकट्ठा करके एनालाइज करेंगे, लेकिन एंड में हमें यह पता लगाना है कि कौन सा एप्पल कैंसर को क्योर करने के लिए अच्छा है। मतलब हमें ये एवेल्युएट करना है कि दोनों में से कौन सा एप्पल अच्छा है। इसीलिए ये स्टेटमेंट इवेल्युएशन के अंदर आएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इवेल्युएशन में हम चीजों के बारे में एनालिसिस तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ में ये पता लगाते हैं कि कौन सी चीज अच्छी है या चीजों की रैंकिंग क्या है या चीजें सही भी हैं या नहीं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग। क्रिएटिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया था, बच्चों को अपनी इमेजिनेशन क्रिएटिविटी यूज करके कुछ नई चीज क्रिएट करनी है। जैसे कि अगर हम बच्चे को बोलते हैं कि क्रिएट एन एप्पल पाई विच डिक्रीजेस द फैट इन द बॉडी, कि आप एक ऐसी एप्पल पाई बनाएं जिसको खा के हमारी बॉडी का फैट बर्न हो। तो बेसिकली यहाँ पे हम बच्चे को कुछ नया इनोवेटिव इमेजिनेटिव कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए कह रहे हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्रिएटिंग कैटेगरी के अंडर आएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया है और इस एग्जाम्पल से आपको और भी समझ आ गया होगा कि किस टाइप की स्टेटमेंट्स किस कैटेगरी के अंडर आती हैं और क्यों। क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट किस कैटेगरी के अंडर आएगी। ठीक है, अब देखिए जो हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी डिस्कस की है ये न्यू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है। जो भी हमने ये कैटेगरीज डिस्कस की हैं, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग, इससे पहले एक और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी होती थी जिसको कि हम ओरिजिनल और या फिर ओल्ड डोमेन भी कहते हैं, मतलब ओल्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, जिसमें ये कैटेगरीज थी: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन। तो पुरानी और नई में बेसिकली चेंज क्या है? सबसे पहले तो देखिए कि उन्होंने जो नई डोमेन में ये नाम रखे हैं ये वर्ब है, इसमें नाउन थे। जैसे कि नॉलेज एक नाउन है, जबकि रिमेंबरिंग याद रखना एक वर्ब है। अगर आपको नाउन और वर्ब के बारे में नहीं पता है तब भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि पुरानी डोमेन में ये सारी जो चीजें थी, मतलब सारी कैटेगरीज के जो नाम थे वो नाउन्स थे, जबकि नई कैटेगरी में ये सारे वर्ब्स हैं। जैसे नॉलेज को अब रिमेंबरिंग कहा जाता है, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन को अप्लाइंग, एनालिसिस को एनालाइजिंग, सिंथेसिस को क्रिएटिंग, इवेल्युएशन को इवेल्युएटिंग। नाम तो चेंज किए ही किए, साथ में ऊपर वाली जो दो कैटेगरीज थी उनका ऑर्डर भी चेंज कर दिया कि इवेल्युएशन यहाँ पे 6 नंबर पे थी, लेकिन इसको इवेल्युएटिंग बना के यहाँ पे 5वें नंबर पे ला दिया गया, जबकि सिंथेसिस को, जिसको कि नया नाम क्रिएटिंग दिया गया है, उसको 5 में से 6ठे नंबर पे ला दिया गया है नए डोमेन में। तो ये जो सारे चेंजेस हैं ये आपको याद रखने हैं, इन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर ज्यादा चांसेस नहीं है। ज्यादा चांसेस यही है कि नई डोमेन पे कोई स्टेटमेंट दी जाएगी और पूछा जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट कौन सी कैटेगरी में फिट बैठती है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इनमें से किस चीज की एक हायरार्की है। हमने अभी देखा कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बेसिकली कॉग्निटिव डोमेन को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटती है, मतलब उनकी एक हायरार्की बनाती है। इसलिए इसका आंसर कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which one of the following represents the domain evaluating in Bloom's revised taxonomy? के इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ब्लूम्स की रिवाइज टेक्सोनॉमी जो कि ये है उसमें इवेल्युएटिंग कैटेगरी में आएगी? चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट है क्रिएटिंग अ ग्राफ और चार्ट यूजिंग द डेटा, के हम
डेटा को यूज करके कुछ ग्राफ और चार्ट बनाए, नहीं, ये तो इवेल्युएटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इवेल्युएटिंग में बेसिकली हम चीजों को एनालाइज करके ये पता लगाते हैं कि उनमें से सबसे अच्छी चीज कौन सी है, या उनको रैंक करते हैं, ये पता लगाते हैं कि वो चीज सही है भी या नहीं। दूसरी ऑप्शन है जजिंग द लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ अ सॉल्यूशन, कि किसी सॉल्यूशन की लॉजिकल कंसिस्टेंसी को चेक करना एक इवेल्युएटिंग टास्क है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले उस सॉल्यूशन को एनालाइज करना पड़ेगा, और फिर हमें ये जज करना पड़ेगा कि वो लॉजिकली कंसिस्टेंट है भी या नहीं है। बेसिकली इसमें हम इवेल्युएटिंग वाली चीज को यूज करेंगे, और इवेल्युएटिंग में आप देख भी सकते हैं कि जो जज है ये एक कीवर्ड है, और यहां पे भी जजिंग द लॉजिकल कंसिस्टेंसी, तो जजिंग एक कीवर्ड है इवेल्युएटिंग में, वो भी यहाँ पे फिट बैठता है। इसलिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 ही इसका आंसर होना चाहिए। फिर भी ऑप्शन नंबर 3 और 4 एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है इवेल्युएटिंग द पर्टिनेंस ऑफ द डेटा प्रोवाइडेड, के उस कोई भी जो हमें डेटा प्रोवाइड किया जाता है उस डेटा की रेलेवेंस को इवेल्युएट करना एक इवेल्युएटिंग टास्क है, जी नहीं। यहाँ पे इवेल्युएटिंग वर्ड इन्होंने जरूर यूज कर लिया है, लेकिन ये कंफ्यूजन के लिए है। किसी भी डेटा की रेलेवेंस को रिकमेंड जांचना इवेल्युएटिंग टास्क नहीं, एट द मैक्स वो एनालाइजिंग टास्क होगा। ठीक है, कि ये डेटा रेलेवेंट है भी या नहीं, आप इसमें कुछ इवेल्युएट तो कर नहीं रहे, ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। चौथा ऑप्शन है फॉर्मुलेटिंग अ न्यू वे ऑफ कैटेगराइजिंग ऑब्जेक्ट्स, के ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करने के लिए आप एक नया तरीका बनाते हैं, ढूंढते हैं। ये बेसिकली एक क्रिएटिंग टास्क होगा, क्योंकि आप कुछ नया बना रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जजिंग द लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ अ सॉल्यूशन एक इवेल्युएटिंग टास्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following cognitive verbs are used to analyze the information given? के इनमें से कौन सा cognitive verb इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए यूज होता है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा कीवर्ड बेसिकली ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में एनालिसिस डोमेन में आता है। ये है हमारी एनालाइजिंग डोमेन, ठीक है। और एनालाइजिंग डोमेन में अगर आप कीवर्ड्स देखें, एनालाइज, एक्सप्लेन, इन्वेस्टिगेट, डिस्टिंग्विश, कंपेयर, सेपरेट, ये कीवर्ड्स हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कीवर्ड है डिस्टिंग्विश, और डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट ऑलमोस्ट सेम है। तो डिफरेंशिएट भी बेसिकली ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में एनालाइजिंग डोमेन यानी कि एनालाइजिंग कैटेगरी के अंडर आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज करेक्टली मैच विद स्पेसिफिक डोमेन, के इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की डोमेन या कैटेगरी से करेक्टली मैच है। पहली ऑप्शन है कुड यू ग्रुप योर स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स, कि क्या आप अपने स्टूडेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि उनकी मैथमेटिक्स में क्या अचीवमेंट है। क्या ये इवेल्युएटिंग टास्क है, जी नहीं। ये एक तरह से अंडरस्टैंडिंग या एप्लीकेशन टास्क है, जहां पे आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या बच्चे ग्रुपिंग के कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो ये इवेल्युएटिंग टास्क नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। दूसरी ऑप्शन, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन क्रिकेट मैच टेलीकास्टेड लास्ट नाइट, कि लास्ट नाइट जो क्रिकेट मैच टेलीकास्ट हुआ था उसमें टर्निंग पॉइंट क्या था। क्या ये क्रिएटिंग स्टेटमेंट है, जी नहीं, क्योंकि इस स्टेटमेंट में हम बच्चे को सिर्फ एनालाइज करने के लिए कह रहे हैं कि जो लास्ट नाइट क्रिकेट मैच हुआ था उसमें टर्निंग पॉइंट क्या था। तो ये क्रिएटिंग स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट एनालाइजिंग डोमेन के अंडर आएगी, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी सही आंसर नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। राइट डाउन अ न्यू रेसिपी टू कुक चिकन बाय यूजिंग हर्ब्स, कि आप हर्ब्स को यूज करके चिकन बनाने की एक नई रेसिपी लिखिए। क्या ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्रिएटिंग डोमेन में आ गया है, क्योंकि यहां पे आप कुछ इनोवेटिव या कुछ कंस्ट्रक्टिव या इमेजिनेटिव अपने दिमाग को यूज करके कुछ नया बना रहे हैं, एक रेसिपी बना रहे हैं हर्ब्स को यूज करके चिकन बनाने की। तो तीसरा ऑप्शन भी सही मैच नहीं है, ये एप्लीकेशन नहीं क्रिएटिंग है। डिटर्मिन विच ऑफ द गिवन मेजर्स वुड मोस्ट लाइकली लीड टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट्स, कि आप ये बताइए कि जो भी सॉल्यूशंस हमारे सामने हैं उनमें से कौन सा सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है।
तो यहां पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि कौन सा सोल्यूशन बेस्ट है। ये मैं कहूंगा कि बेसिकली तो ये एक तरह की इवेल्युएटिंग डोमेन में आनी चाहिए ये स्टेटमेंट, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इवेल्युएटिंग और एनालाइजिंग में बहुत क्लोज डिफरेंस है और पहली तीन ऑप्शन से ही नहीं बैठ रही हैं। तो एग्जाम में अगर मैं होता तो मैं फोर्थ ऑप्शन से ही जाता कि जब मैं डिफरेंट सॉल्यूशंस में से ये पता लगाऊंगा कि कौन सा सॉल्यूशन मुझे बेस्ट रिजल्ट्स देगा, तो बेसिकली वो एक एनालिसिस का टास्क है जो कि एनालाइजिंग डोमेन के अंडर आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा इस वीडियो को देखने के लिए और आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप एडुटैब की टीम से अपने डाउट को पूछिए।